हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो कहलाता है योक, वायु के योक। ये आउटर मोस्ट कवर होता है डीसी मशीन का, जो प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स को मॉइस्चर से या एसिडिक फ्यूम से, जिस भी तरीके से। क्योंकि हम लोगों का इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो लगा होता है डीसी मशीन में, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डस्ट को लेके या मॉइस्चर को लेके, तो उससे बचाने का काम करता है हमारा योग। योग क्या होता है? सबसे बाहरी लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि हम लोगों को के मशीन को मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसका एक और ख़ासियत है कि ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि लो रिलक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसका ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे चॉइस ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरह के मटेरियल का चॉइस करते हैं वाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग डीसी मशीन। तो सबसे पहली बात है कि कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये चीप होता है। लेकिन जैसे ही लार्ज मशीन्स की बात करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा बड़े मशीन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, उस केस में हम लोग सिलिकॉन स्टील और रोल्ड स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं लार्ज मशीन्स के लिए? क्योंकि वो हाई परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाई परमेबिलिटी का मतलब कि अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास करवा देता है, यानी लीकेज फ्लक्स उसमें बहुत कम होते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पोल कोर और पोल शू का फंक्शन। पोल कोर का जहाँ तक बात है, तो पोल कोर जो होते हैं वो फील्ड वाइंडिंग को कैरी करते हैं, और हम लोग ये बात जानते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के ही थ्रू फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है। तो पोल कोर जो होते हैं वो अपने थ्रू फील्ड वाइंडिंग को कैरी करते हैं। और पोल शू क्या करते हैं? ये आर्मेचर कोर को के एरिया को इनलार्ज करते हैं, आर्मेचर कोर के एरिया को इनलार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये पोल कोर एंड पोल शू के बारे में हो गया। अगला पॉइंट में फील्ड वाइंडिंग। करंट को अगर आपको कैरी करना है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पोल कोर में, फील्ड वाइंडिंग करंट को कैरी करना है बाय यूजिंग पोल कोर, तो ये कहाँ होता है? फील्ड वाइंडिंग में ही होता है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग से अगर करंट को कैरी करवाना है तो पोल कोर के थ्रू होता है। यानी पोल कोर, करंट और फील्ड वाइंडिंग, ये तीनों आपस में लिंक्ड है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नेसेसरी फ्लक्स होते हैं, प्रोडक्शन फ्लक्स, जो नेसेसरी फ्लक्स होते हैं जिनके वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वो भी कहाँ होते हैं? फील्ड वाइंडिंग में ही। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का बेसिक जो हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो यही बात होगी इसके, कि फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं वो करंट को कैरी करते हैं थ्रू द पोल को, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर पाए। और जो नेसेसरी फ्लक्स है, नेसेसरी फ्लक्स यानी कि लिंकेज फ्लक्स, दो तरह के फ्लक्स होते हैं, लिंकेज और लीकेज। तो नेसेसरी फ्लक्स जो है, जो लिंकेज फ्लक्स, उसको अपने थ्रू कैरी कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है हमारा, वो आर्मेचर वाइंडिंग में ही होता है इन केस ऑफ जनरेटर, जो कि हम लोग अभी डीसी जनरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर के केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में, ना कि फील्ड वाइंडिंग में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में ही फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। किस केस में? डीसी जनरेटर के केस में। और जब डीसी जनरेटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो डीसी मोटर में क्या होता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग का काम डीसी मोटर में क्या है? ये करंट को सप्लाई करता है, करंट को एक जगह दूसरी जगह सप्लाई करता है। तो करंट सप्लाई का काम आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो करता है वो डीसी मोटर में, और डीसी जनरेटर में ये ईएमएफ का प्रोडक्शन करता है। आर्मेचर वाइंडिंग नॉर्मली हम लोग कॉपर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ब्रश और ब्रश गियर। ब्रश आप पहले भी जानते हैं ब्रश के बारे में कि ब्रश एक स्टेशनरी पार्ट होता है और ये कम्यूटेटर के सरफेस पे ही होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये करंट को कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से लेकर और स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करता है। यानी कि कम्यूटेटर और
स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट के बीच में कम्यूटेटर हमारा ब्रश जो होता है वो हमारा लगा होता है कम्यूटेटर और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में। और क्या करता है, ये कम्यूटेटर से लेता है करंट को और किधर देता है, एक्सटर्नल सर्किट में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल सर्किट स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के बारे में जो बेसिक और इम्पोर्टेंट बात होती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल्स जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, किसमें, लैप वाइंडिंग में। अब जो इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में सुन लीजिए कि ये प्रीफर किया जाता है हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज कैपेसिटी जनरेटर के लिए। यानी कि जो हमारा हाई करंट या लो वोल्टेज कैपेसिटी जनरेटर होगा वहाँ पर हम लोग लैप वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं डीसी जनरेटर में। और ये नॉर्मली जो होता है 500 एम्पेयर से ज़्यादा के जनरेटर जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है डीसी मशीन में। 500 एम्पेयर से ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये पहले ही मेंशन है कि ये हाई करंट और लो वोल्टेज कैपेसिटी जनरेटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जो होता है इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पास होते हैं वो 2 के बराबर होते हैं फिक्स वैल्यू, जबकि लैप वाइंडिंग में पोल्स के बराबर थे जितने पोल्स होंगे हमारे, लेकिन वेव वाइंडिंग में ये 2 के बराबर होते हैं। ये प्रीफर करता है फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट कैपेसिटी जनरेटर। जस्ट रिवर्स है, रेसिप्रोकल है लैप वाइंडिंग का। और ये जनरेटर जो होते हैं वो 500 एम्पेयर से कम के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर बात यह आती है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमको मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो बराबर किसके होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स के। ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो पढ़ेंगे ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर। ऑब्वियस ही बात है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ईएमएफ कहाँ जनरेट होता है डीसी जनरेटर में, तो ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, है ना। और डीसी मोटर में क्या काम करता है आर्मेचर वाइंडिंग, तो करंट सप्लाई का काम करता है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर, जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो जो बेसिक जो इसका फार्मूला है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सामने। 5Zn60 मल्टीप्लाई P/A। ये 5 क्या है, ये है लिंकेज फ्लक्स पर पोल। Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, अभी इसके बारे में बात किए थे। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, 60 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। P है नंबर ऑफ पोल्स और A है, जिसके बारे में भी बात किए थे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अब वो लैप वाइंडिंग होगा तो A का वैल्यू P के बराबर हो जाएगा, वेव वाइंडिंग होगा तो A बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ रहे होंगे। अगले लाइन में आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में यूज़ करते हैं। ये 2πn/60 कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है या वो घूम रही है तो उसमें एक मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ही होगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है WN=2πn/60, ठीक। एक टर्म होता है जो कहलाता है के, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द मशीन। और ये मशीन कांस्टेंट जो होते हैं ना, ये मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पे ही डिपेंड करता है, ना कि उसके ऑपरेशनल वैल्यू पर। जैसे आपको दिख रहा होगा के बराबर PZ/2πA। ये सारे वैल्यू जो है PZA, ये सारे उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉर्क इक्वेशन, यानी टॉर्क इक्वेशन जो बेसिक टॉर्क इक्वेशन है। हालांकि डीसी जनरेटर का अलग से भी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो बेसिक टॉर्क इक्वेशन है वो है टॉर्क = K∅Ia। इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, के बारे में आप लोग जानते हैं, टॉर्क है, डेवलप्ड है, Ia हमारा क्या है, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए डीसी जनरेटर का बेसिक डायग्राम। इसमें आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा RF, यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। आपको इधर दिख रहा होगा RA जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। एरो ऊपर की तरफ आर्मेचर करंट उसके थ्रू पास होके जा रहा है। IL है जो कि लोड करंट है, और VT जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है। लोड आपको राइट साइड लगा हुआ।
डीसी जनरेटर का जो बेसिक वोल्टेज इक्वेशन है वो है वी टी इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर। वी टी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ई जी क्या है, जनरेटेड वोल्टेज जो डीसी जनरेटर में होता है, और माइनस आई ए आर है, ये है वोल्टेज ड्रॉप। आई ए आर है क्या हमारा, ये वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वी टी बराबर ई जी माइनस आई ए आर है, ये हमारा कहलाता है वोल्टेज इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज इक्वेशन। जनरेटेड ईएमएफ जो जनरेटर में आप लोग देख रहे हैं अभी, बैक ईएमएफ उसी को बोलते हैं मोटर में। जनरेटर एक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये बेसिक है एकदम, सब लोग जानते हैं। पहले शाफ्ट पावर का इनपुट देते हैं, फिर वो घूमना स्टार्ट करता है। घूमने के बाद उसमें कुछ रोटेशनल लॉसेस होते हैं, फिर आर्मेचर डेवलप्ड करते हैं जिसको हम लोग ई ए आई ए की मदद से दिखाते हैं। ई ए आई ए मतलब आर्मेचर ई एम एफ और आर्मेचर करंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर डेवलप करेगा यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर कॉपर लॉसेस होते हैं जो कि इंक्लूडिंग ब्रश लॉसेस होते हैं, और फाइनली जाके हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। इस चीज़ को आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, शाफ्ट पावर इनपुट देंगे, मशीन आपका घूमना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा। कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसमें रोटेशनल लॉसेस होते हैं। रोटेशनल लॉसेस के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो होता है आर्मेचर डेवलप्ड। आर्मेचर डेवलप्ड जो होता है, आर्मेचर डेवलप्ड पावर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई ए मल्टीप्लाई आई ए से, यानी कि आर्मेचर ई एम एफ मल्टीप्लाई आर्मेचर करंट जो कि आर्मेचर पावर को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद उसमें कॉपर, चूँकि वो घूमना स्टार्ट किए हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कॉपर लॉसेस होंगे जिसको हम लोग माइनस करेंगे, और फाइनली जाके हम लोग इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर्मेचर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोग देखिए कि आर्मेचर रिएक्शन जो होते हैं वो डीसी मशीन में होते ही हैं। कोई भी आपका डीसी मशीन का ऑपरेशन करना हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होना बहुत अनिवार्य है, इसेंशियल है। कोई भी डीसी मशीन, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, जब कभी भी करंट फ्लो करता है किसी भी फील्ड कॉइल से तो वहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फील्ड फ्लक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी करंट फ्लो होता है किसी भी फील्ड कॉइल से तो वहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फील्ड फ्लक्स। अब सपोज डैट मान लीजिए कि कोई डीसी मशीन है जो एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। डीसी मशीन मोटर भी हो सकता है, यहाँ पर हम जनरेटर चूँकि पढ़ रहे हैं तो उसी को सपोज करके लेंगे। तो मान लीजिए कोई डीसी मशीन है जो जनरेटर की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहाँ पर होगा, पहले ही बोल चुके हैं, आर्मेचर में होगा। कब, जब उसको प्राइम मूवर से हम लोग घुमाएंगे। जब जनरेटर घूम रहा होगा तो उसको लोड से भी कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो जब लोड से कनेक्ट करके रखे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुआ आर्मेचर में वो करंट को फ्लो करवाएगा लोड के थ्रू, ठीक है। जब करंट फ्लो करवाएगा लोड के थ्रू तो वो आर्मेचर कंडक्टर्स के थ्रू भी फ्लो होने लगेंगे, ठीक। अब आपको मालूम है कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। आपको मालूम है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और ये सारे आर्मेचर कंडक्टर्स जो होंगे वो साथ में कंबाइंड होकर एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सपोज डैट आप मानिए कि कोई डीसी मशीन हमारा जनरेटर की तरह काम कर रहा है, तो उसके आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब हम लोग उसको प्राइम मूवर से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, और उसी डीसी जनरेटर को जब हम लोड से कनेक्ट करके रखेंगे तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था तो वो एक करंट फ्लो करवाएगा उस लोड में, और वो लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टार्ट करेगा फ्लो किसमें, आर्मेचर कंडक्टर्स में फ्लो करना, ठीक। और आपको मालूम है कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये सारे आर्मेचर कंडक्टर्स जो होते हैं ये कंबाइन करके एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि यह आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर फ्लक्स क्या नाम है। आर्मेचर रिएक्शन क्या कहलाता है कि आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट मेन फ्लक्स पे किस तरह का है, वही कहलाता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में आपको पूछेगा तो आप सीधा बात बोलेंगे कि द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज
डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एयर गैप इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। मेन फील्ड फ्लक्स क्या था, वो मैंने शुरू में बताया कि कोई भी करंट जब फील्ड कॉइल के थ्रू पास करता है तो वहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। और आर्मेचर फ्लक्स के बारे में भी मैंने बताया। तो आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट जो होता है मेन फ्लक्स के ऊपर, उसी को कहते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन जो होता है 3 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है मैग्नेटाइजिंग, दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग, तीसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगर फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग। अगर फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, यानी 180 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, तो वो कहलाता है डीमैग्नेटाइजिंग। और अगर आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री पर एंगल बना कर रखा है तो उसे कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ये 3 तरह का फ्लक्स है। आर्मेचर एमएमएफ जो होता है वो 2 अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी करता है मेन फ्लक्स के ऊपर। पहला कि ये मेन फील्ड को ना कम कर देता है, ठीक है, रिडक्शन कर देता है। दूसरा, मेन फील्ड फ्लक्स का जो एयर गैप पेरिफेरी में जो घूम रहा है ना, उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फीचर्स क्या बोलेंगे इसको, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में कुछ बात। अब अगर रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करते हैं तो रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स, जो आपको दिख रहा होगा सामने। यही बेसिक है। इसके लिए, इसको समझाने के लिए एक बेसिक डायग्राम भी है जो जीएनए और एमएनए के थ्रू है। जीएनए और एमएनए के बीच में हमने एक थीटा एंगल दिखाया है। जीएनए मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऑन लोड ही काम करता है, विदाउट लोड में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाई ए फाई आर ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स के। इसको एकदम याद रखना है कि एमएनए जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स के, ठीक है। और जीएनए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है ये हमेशा क्वाड्रेचर एक्सिस पे होता है डीसी मशीन के, ठीक है। क्वाड्रेचर एक्सिस आप लोग जानते होंगे। तो क्वाड्रेचर एक्सिस जो होता है डीसी मशीन का उसी के अलॉन्ग होता है ये जीएनए यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये है आर्मेचर रिएक्शंस का इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू।